गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे एसडी पाठशाला में। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आखिर पुष्पीय पौधों में परागण की प्रक्रिया कैसे होती है तथा इसके प्रकारों को भी समझा था। आज जो हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर निषेचन की प्रक्रिया कैसी होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है निषेचन। इससे पहले हम लोगों ने निषेचन पूर्व की घटना पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने युग्मक का निर्माण देखा, जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निर्माण देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने परागण की प्रक्रिया देखी, यानी युग्मक का स्थानांतरण। अब जो हमारा युग्मक है वो क्या हो गया है, फीमेल के वर्तिकाग्र पर आके बैठा हुआ है या पहुंच गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे निषेचन की प्रक्रिया कैसे होगी। तो सबसे पहले निषेचन होता क्या है, तो नर तथा मादा युग्मक का संलयन ही निषेचन कहलाता है। यानी जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलते हैं या इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो हमारे में जो पुष्प है उसमें किस प्रकार से निषेचन होगा, कैसे, ये सारा चीज हम लोगों को अब देखना है। ये हम लोग एक फूल ले लेते हैं। अब एक सामान्य से फूल है हमारे पास जिसमें कि नर तथा मादा भाग दोनों उपस्थित है। तो ये जो मादा भाग का वर्तिकाग्र वाला भाग है, इसी पर यदि आपका परागकण आकर बैठती है या आ जाती है तो इसी को हम लोग ने बोला था परागण। तो इसका मतलब है सबसे पहले जो प्रक्रिया होगी वो परागण की प्रक्रिया होगी। अब परागण की प्रक्रिया होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो परागकण है अंकुरित हो जाएगा। अब इसमें परागकण अंकुरित होगा, परागकण आया। अब जो अगर मान लीजिए कि ये जो वर्तिकाग्र है ये देखेगी कि परागकण जो है हमारे ही सेम स्पीसीज का है, प्रजाति का है, तो ये एक द्रव स्रावित करेगी और ये जो द्रव स्रावित करेगी उसके मदद से जो परागकण है वो फूल जाएगा। परागकण फूलेगा, इस पे अंकुरित हो जाएगा और पराग नलिका का निर्माण कर देगा। तो इसको हम लोग थोड़ा प्रोसेस बाय प्रोसेस समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पहला पॉइंट में क्या हुआ कि परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होती है। तो सबसे पहले जो परागकण है, परागण की प्रक्रिया के परागकण जो है परागण की प्रक्रिया के फलस्वरूप वर्तिकाग्र पर अंकुरित होती है। वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने के बाद जो वर्तिकाग्र है द्रव स्रावित करेगी, जिससे कि जो परागकण है वो फूल जाएगा और द्रव
अवशोषित कर फूल जाते हैं तथा पराग नलिका का निर्माण करेंगे। अब जो ये परागकण है, पराग नलिका का निर्माण कर दिया। अब जैसे ही पराग नलिका का निर्माण होगा तो वो वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका वाले भाग में आएगी। अब ये क्या करेगी, अब इसमें से कोई एक पराग नली का निर्माण करेगा और ये वर्तिकाग्र वाले भाग से अंदर आएगी। और यहां पर है हमारा बीजांड। और ये जो पराग नलिका है यहाँ से आते हुए बीजांड द्वार से होते हुए इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो इस तरह से पूरा प्रक्रिया होता है निषेचन में। तो सबसे पहले क्या हुई, परागकण जो है वर्तिकाग्र पर अंकुरित हुई। अंकुरित होने के बाद पराग नली का निर्माण किया। पराग नली का निर्माण करके वो वर्तिकाग्र से वर्तिका तक आई। वर्तिका से होते हुए बीजांड में प्रवेश करी। और बीजांड में जो ये प्रवेश करेगी बीजांड द्वार के द्वारा, प्रवेश। अगर हम लोग बात करें कि बीजांड में जो पराग नलिका प्रवेश करेगी, हम लोगों ने यहाँ देखा कि ये बीजांड द्वार के द्वारा कर रही है, परंतु आवश्यक नहीं है कि 100% पौधे में ये जो बीजांड द्वार है बीजांड द्वार के ही द्वारा जाए। हो सकता है ये चलाजा की ओर से भी आ सके। तो हम लोग देखते हैं जो बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश होता है 3 मार्गों से हो सकता है। तो पहला अगर बात करें तो बीजांड द्वार द्वारा, और अधिकांश पौधों में जो बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश होता है बीजांड द्वार के ही द्वारा होता है अधिकांशतः। परंतु इसके द्वारा भी, अध्यावरण के द्वारा भी आपका प्रवेश हो सकता है। और तीसरा आपका ऊपर की ओर से यानी चलाजा के द्वारा या निफाग्य द्वार द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि हमारा जो पराग नलिका है वो आगे हमारे बीजांड तक पहुंच गया। अब बीजांड द्वार तक पहुंचेगा, उसी क्रम में बीच में आपको याद होगा हमारा जो नर युग्मक का निर्माण हुआ था, उसमें प्रारंभिक अवस्था में सिर्फ एक केंद्रक थी। ये एक केंद्रक आके चल के विभाजित होती है परागकण की एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण होता है, जिसमें से बड़े वाले को हमने बोला था काई और छोटे वाले को बोला था जनन। ये जो जनन कोशिका या जनन केंद्रक है, या तो पराग नली में आने से पहले या फिर पराग नली में ही फिर से 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। और ये 2 भागों में विभाजित होकर के 2 नर युग्मक का निर्माण कर देती है। यानी ये जो है आगे चल के कायिक केंद्र रह गया और ये जो है फिर से 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 2 नर युग्मक मिल गए। तो यहाँ पे जो 2 नर युग्मक थे, और ये जो पराग नली का निर्माण हो रहा है उसमें कौन मदद करेगा, आपका कायिक कोशिका। कायिक कोशिका की ही मदद से पराग नलिका का निर्माण हुआ और पराग नलिका के अंदर ये जो जनन कोशिका थे वो 2 भाग में विभाजित हुए तथा 2 नर युग्मक का निर्माण हो गया। अब उसमें से जो एक नर युग्मक है, अब बीजांड के अंदर भ्रूणकोश था, भ्रूणकोश के अंदर यहाँ पर अंड कोशिका थी
ऊपर की ओर एंटीपोडल सेल थी, बगल में सिनर्जिड्स थी। ये जो सिनर्जिड्स है ये क्या करेगी, पराग नलिका को रास्ता दिखाएगी यहाँ तक पहुंचने का, यहाँ तक पहुंचाने में मदद करेगी। ऊपर की जो एंटीपोडल्स है या तो पहले या तुरंत बाद नष्ट हो जाएगी। अब ये जो अंड कोशिका तक है एक नर युग्मक पहुंचेगा और जा करके इसको फ्यूज कर लेगा यानी निषेचित कर देगा, और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे निषेचन की प्रक्रिया। परंतु आप ध्यान पूर्वक देखें तो यहाँ पे हमारे दो नर युग्मक है, तो हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल ये बोल सकते हैं कि एक नर युग्मक का मादा युग्मक अंड कोशिका से निषेचित होना ही निषेचन कहलाता है। परंतु आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास दो नर युग्मक है, तो आखिर इसका क्या काम है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो हम लोग आगे जो देखेंगे द्विनिषेचन। द्विनिषेचन का अर्थ है एक नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन तथा एक नर युग्मक का ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन, इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे द्विनिषेचन। यानी कि जो आपका पहला, इसमें दो प्रोसेस आएगा, दो प्रक्रियाएं होती है, दो चरण में यह संपन्न होगी। पहला अगर बात करें तो इसमें निषेचन का प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगा, जिसमें नर युग्मक जोड़ मादा युग्मक, ये दोनों आपस में मिल करके युग्मनज का निर्माण करेगी। ये जो नर युग्मक है एन सेल है, मादा युग्मक जो है 2n सेल है, लेकिन युग्मनज जो बनेगा ये कैसा होगा 2n, n प्लस n 2n। तो यहां पर हम लोगों को संलयन देखने के लिए मिला, मादा युग्मक तथा नर युग्मक संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। और युग्मनज आगे चल के विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। अब लेकिन इसका दूसरे चरण का बात करें, अभी भी हमारे पास एक नर युग्मक बचा हुआ है। अब जो दूसरा नर युग्मक है वो जाकर के मिलेगा बीच में उपस्थित ध्रुवीय केंद्रक से। इसके साथ मिलकर के त्रिसंलयित होकर यहां पे ये बना देगा प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ये जो नर युग्मक है ये भी n है, लेकिन जो हमारा ध्रुवीय केंद्रक है ये कैसा है 2n सेल है। इन दोनों का जब त्रिसंलयन होगा तो यहाँ पर जो हमारे प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका तैयार होंगे वो 3n होंगे। तो यहाँ पर जो त्रिसंलयन के फलस्वरूप ये बने, ये आगे चल के विकसित होकर के निर्माण करेंगे भ्रूणपोष का। अब ये जो भ्रूणपोष है इसका काम क्या है, तो भ्रूणपोष नाम से ही स्पष्ट है, भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। यहाँ पर जो हमारा मेन प्रोडक्ट भ्रूण तैयार हुआ उसको पोषण प्रदान करने का काम करेगा भ्रूणपोष। तो उम्मीद है आपको द्विनिषेचन समझ में आया होगा। द्विनिषेचन कहने का तात्पर्य है आपका संलयन तथा त्रिसंलयन अगर साथ में हो रहा है उसी को हम लोग बोल देंगे द्विनिषेचन, जिसमें कि पहले चरण में नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है और युग्मनज आगे चल के विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है।
दूसरे चरण में नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ जाकर के त्रिसंलयित होता है, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका तैयार होता है। और ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका जो है आगे चल के विकसित होकर भ्रूणपोष बनता है और यही भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण देने का काम भी करता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे निषेचन के फलस्वरूप हमारा जाइगोट से भ्रूण बन गया है, लेकिन अगले क्लास में अब हम लोग देखेंगे कि आखिर निषेचन के पश्चात क्या क्या घटनाएं होती है। तो अगर हम लोग आमतौर पर बात करें निषेचन के पश्चात क्या होगा कि युग्मनज जो है आगे चल के भ्रूण में उसका परिवर्तन होगा, भ्रूण विकसित होगा। उसके अलावा जो यहाँ पर त्रिसंलयन हुआ है, भ्रूण प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनी है वो विकसित होकर भ्रूणपोष बनाएगी। ये सब किस प्रकार बनेंगे, आखिर इनमें क्या क्या चरण होंगे, इन सबको अब हम लोग आगे क्लास में देखते जाएंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी वाइज समझ लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या। हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना कि आखिर पौधों में लैंगिक जनन होता कैसा है। उससे पहले हम लोगों ने देखा कि पौधे का जो लैंगिक जनन वाला भाग है मुख्यतः क्या है, पुष्प है। पुष्प का हम लोगों ने पहले संरचना पढ़ा। पुष्प का संरचना पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा कि भाई लैंगिक चरण करने के लिए उसमें 3 चरण चाहिए और 3 चरण को पढ़ना स्टार्ट किया। 3 चरण में पहले चरण को हम लोगों ने कंप्लीट किया जिसमें निषेचन पूर्व की घटना थी। और निषेचन पूर्व की घटना में हम लोगों ने क्या देखा कि युग्मक का निर्माण हो रहा है और दूसरे में हम लोगों ने देखा युग्मक का स्थानांतरण। और इसमें जो युग्मक का स्थानांतरण हुआ परागन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ और परागन को हम लोगों ने पूरे डिटेल में अच्छे से समझा, उसके टाइप्स को समझा। उसके बाद फिर आज हम लोगों ने पढ़ा निषेचन की घटना कि निषेचन की घटना इसमें कैसे होती है, जिसके अंदर हम लोगों ने द्विनिषेचन भी देखा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो कल से पढ़ेंगे निषेचन पश्चात की घटना पढ़ेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज कमेंट करिए कि आपको और किस तरह के लेक्चर चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।